सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं बात होगी। हिंदुस्तान में हो क्या रहा है? सेकुलर कहलाने वाला मुल्क जहां पे अक़लियतों के कत्लेआम हो रहा है। गुज़िश्ता 3 दिन के अंदर 25 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया है। और एक हिंदुस्तानी रियासत कर्नाटका के जो वज़ीर हैं CK रावी, वो कहते हैं कि हम खुलेआम मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे। हिंदुस्तान किस तरफ बढ़ रहा है, अंदर जो हिंदुस्तान में हो रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, भरपूर एहतजाज हो रहा है, तारीख़ी एहतजाज हो रहे हैं। और साथ ही हिंदुस्तानी जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर है वो भी मोदी सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है, अंदर जो सब कुछ हो रहा है, अंदर जो उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे चल रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, उस सारे सिनेरियो से नज़रें हटाने के लिए LOC के ऊपर एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। इसको पाकिस्तानी फ़ौज बड़े शानदार अंदाज से, ज़बरदस्त अंदाज से जवाब दे रही है। और जिसके पीछे पूरा एक सिनेरियो जो पाकिस्तान ने बिल्ड किया था, सच्चाई की बुनियाद पे, हकीकत की बुनियाद पे, DGISPR की तारीफ़ें भी हो रही हैं, भरपूर अंदाज के अंदर उनकी तारीफ़ें हो रही हैं, पाक फ़ौज की तारीफ़ें हो रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो नाक़दीन हैं, जो दुश्मन है, वो DGISPR की तारीफ़ें कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के अंदर 140 दिन हो गए हैं कर्फ्यू लगा हुआ है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। 9 लाख से ज़ायद इंडियन आर्मी वहाँ पे काबिज़ है, वहाँ क्या सूरत हाल है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है, बार बार हम तनकीद सुन रहे हैं, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, कोलालमपुर नहीं गए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ना दफ्तर ख़ारजा से कोई नुमाइंदा गया, ना पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा गया, ऐसा फ़ैसला हुआ क्यों? पाकिस्तान ने क्या अपने मफाद में स्टेप उठाया या दबाव में? इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही एक बहुत बड़ा दिन आज पाकिस्तान का, कराची के इंटरनेशनल टेस्ट चल रहा है। 4 प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स ने सेंचुरियाँ लगा दी हैं और श्रीलंका टीम बहुत दबाव में है। लेकिन सबसे पहले सिनेरियो हिंदुस्तान चाहता क्या है, मेरे साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद है। लेकिन उनसे गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ DGISPR इतने मकबूल क्यों है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, और दुश्मन वो क्यों मजबूर है उनकी तारीफें करने पर। देखिए ज़रा, ये कुछ तस्वीर थी DGISPR जो मकबूल तरीन शख्सियत कहलाते हैं पाकिस्तान में। खेल का मैदान हो, नौजवान हो, जवान हो, कहीं पर भी हो, वो बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। और जब भी गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान फ़ौज का नैरेटिव इस तरह से लेकर आते हैं कि दुश्मन भी मजबूर होता है। मैं गुफ्तगू आगाज़ कर रहा हूँ जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जनरल साहब, एक तो हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त सिनेरियो है, बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं, अब तो उनके अदाकार भी फ्रंट पर आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी सामने आ रही है, मोदी को बहुत मुश्किलात का सामना है और कत्लेआम भी हो रहा है। वहाँ के वजीर खुलकर कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे। कर्नाटका के एक वजीर हैं CT रवि, उन्होंने ये बात कल कही है। अब ये कत्लेआम की तरफ जा रहे हैं। वो एक ज़माना था, लोग कहते थे जो हिंदुस्तान के अंदर थे, वो कहते थे कि हमने सही फैसला किया, हिंदुस्तान से नहीं निकले वो मुसलमान और पाकिस्तान गलत बना था। आज उन्हें पछतावा हो रहा है। आज वो ये कह रहे हैं कि सही फैसला था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, सही फैसला था मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का बनना। एक अंदरूनी सूरत हाल के ऊपर, और आप क्या समझते हैं उस पर भी तर्जीह दीजिए। और मोदी के जहन में क्या है और मोदी हिंदुस्तान को कहाँ ले जाना चाह रहा है जनरल अमजद शुएब साहब? ये तो बड़ी पुरानी इनकी फिलॉसफी थी जो कि RSS की, वो मेरा ख्याल है इनको पहली दफा मौका मिला है क्योंकि इतनी बड़ी मेजॉरिटी इनके पास आई है और ये इनके पास एक मौका मोदी के पास आ गया। अब उसमें अगर आप देखें ना तो ये जब पिछला इलेक्शन इन्होंने लड़ा है उसमें मोदी को उससे पहले 5-6 रियासतों में इलेक्शन वो हार गया था। लेकिन जैसे ही उसने पुलवामा का वाकया कराया और वो बालाकोट और ये पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का एक पहाड़ खड़ा किया तो कामयाबी मिली कि आप हैरान रह जाएं। तो नजर आता है कि उसके सियासत, उसका सियासी कैरियर भी इसी चीज पर डिपेंड करता है क्योंकि मेजॉरिटेरियनिज्म है, वहाँ पे मेजॉरिटी वोट हिंदू का है, उसको किसी माइनॉरिटी के वोट की परवाह नहीं, वो हिंदू वोट पे तकिया करता है और उसकी वजह से उसको हुकूमत भी मिल जाती है। तो एक तो ये उसका, दूसरा क्योंकि उनका ख्वाब यही था कि ये मुल्क है ही हिंदू का और बाकी तो बेचारे माइनॉरिटीज में वो छोटी हैं, लेकिन सिख और मुसलमान हैं जिनका उनको हमेशा रहता है।
जी। सिखों का नाम भी लेते हैं, लेकिन सिखों को उन्होंने इंसाफ नहीं दिया कभी भी। जितने कत्ल हुए लोग उनके इंदिरा गांधी के वक्त में खालिस्तान तहरीक बड़ी जोर कभी किसी को सजा नहीं। तो इन हालात में जब ये हिंदुस्तान का अगर आप उसकी सोच देखें तो वो पहले सेकुलर और फिर अब ये, तो उस जमाने में भी कहने को सेकुलर थी, उस वक्त भी यही कुछ, लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं था जो मोदी के आने के बाद हुआ। अब जब उन्होंने ये भी अमेंडमेंट बिल पास किया है इसका शरीयत का, तो उस पर तो बिल्कुल चीजें वादे हो गई कि मुसलमान को तो वहां पे शरीयत भी नहीं देने को तैयार थे। तो उसमें ये मुसलमान को आज वहां पे नजर आया कि इतनी उम्र इतना खून बहा के इस सरजमीन पे ऊपर, हम समझे थे कि शायद भारत भी हमारा है, लेकिन ये तो हमारा भारत नहीं निकला। सूरत हाल ये है कि यहीं बैठे बैठे वो अपने मुल्क में बेकार हो जाएंगे, उनकी शरीयत खत्म हो जाएगी और ये उनका हाल होगा जो कि आज उनको परेशान कर रहा है। अब बात यह है कि अगर आज पछतावा है कि जनाब हमने 1947 में ये ठीक फैसला नहीं किया, तो पछतावा अपनी जगह पे, लेकिन फैसला आज भी वही है। जब तक ये अपने लिए अलग वतन नहीं लेंगे, भारत में यही कुछ रहेगा, क्योंकि वहां पे हिंदू मेजॉरिटी की तरफ से ये रवैया, ये एक, जैसे अभी आपने एक मिनिस्टर की बात की कि मौका तो कह रहा, मैंने बहुत सारे और लोगों की बातें सुनी इसी तरह। मेरे पास क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, जहाँ पे वो इंटरव्यू कर रहे लोगों ने, उन्होंने कहा जी मुसलमानों को मारना ही हाल है। तो इन हालात में ये बड़ा जरूरी है कि वहां पे सिख और मुसलमान अपने लिए अलग वतन की जद्दोजहद करें। सिख और मुसलमान अलग वतन की जद्दोजहद करें। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। अब चंद माह पहले किताब लिखी, बड़ी मकबूल हुई, चाइनीज में, रशियन में, इंडियन, हिंदी के, अंग्रेजी में उसका तर्जुमा हुआ। डॉक्टर जुनेद अहमद उस किताब के मुसन्निफ हैं, मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने जो पेशन गोइयाँ की और जो आप गुफ्तगू करते रहे हैं, हिंदुस्तान बहुत तेजी के साथ उस राह पे चल रहा है और मोदी ने एक ऐसी नारकी हिंदुस्तान के अंदर फैला दी है और कत्लेआम जो है शुरू है। वहां के उजरा खुल के बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे, हम सिखों को कत्ल करेंगे, और दुनिया खामोश है। कहीं भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के अलमबरदार जो इदारे हैं वो आवाज नहीं उठा रहे। 140 दिन हो गए हैं कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगे हुए। ये क्या मंजरनामा हिंदुस्तान की तरफ है और आलमी ताकतें क्यों खामोश हैं? डॉक्टर जुनेद। फैसल, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। ये हिंदुस्तान में होना था, ये बहुत सालों से ये प्रोसेस चल रहा है। आरएसएस का बनना, आरएसएस को अंग्रेज़ों ने ही बनवाया, अंग्रेज़ों ही ने फंड किया और उसके बाद आरएसएस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फैलती चली गई है। और बजरंग दल हो, संघ परिवार हो, बीजेपी हो, ये एक ही पार्टी के मुख्तलिफ हिस्से हैं और इनकी ये हिंदुत्व पॉलिसी और थिंकिंग और अप्रोच ये भी इनके दिमागों में अंग्रेज़ों ही ने घुसेड़ी थी। और ये हम भूल जाते हैं कि इससे पहले अंग्रेज़ों ही ने संघ परिवार भी बनवाई थी जी। तो ये एक बहुत पुरानी साजिश है जो चल रही है और मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह मोदी साहब उसको लेकर अब उन्होंने उसको एक नई स्पीड दी है। जब इस किस्म की नफ़रत की चीज़ें होती हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रही हैं। हिटलर का भी यही हुआ था, मुसोलिनी का भी यही हुआ था और ये इनका भी ऐसे ही होगा। और ये जो कुछ भी हमारे अमजद शोएब साहब ने फरमाया वो बिल्कुल सही है कि मगर इसमें थोड़ी सी बात, मैं ये बात अर्ज़ कर दूं कि ये बात अभी और ज़ोर पकड़ेगी। अच्छा, बात अभी और ज़ोर पकड़ेगी, मज़ीद ज़ोर पकड़ेगी जी। अभी बात और अमजद शोएब साहब, ये जो बात जोर पकड़ेगी, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान पे जो प्रेशर बढ़ा रहा है और पाकिस्तानी जवान जो है शानदार जवाब दे रहे हैं। एलओसी के ऊपर उन्होंने बाड़े हटा दी हैं, हमले कर रहे हैं, 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, पाकिस्तान ने ज़बरदस्त जवाब दिया। ये जो नैरेटिव बिल्ड करता है मोदी, पाकिस्तान कि और हिंदुस्तान की फौजों के दरमियान एलओसी के ऊपर खिलाफ वर्जियां करना, इंटरनेशनल मीडिया को उस तरफ टर्न करने की कोशिश करता है, अंदर कत्लेआम कर रहा है मुसलमानों का, एक एहतजाज जारी है। जो नैरेटिव है पाकिस्तान का, उसको आप किस तरह देखते हैं? डीजीआईएसपीआर के रोल को किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो रोल है उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहां तक हुकूमत पाकिस्तान का ताल्लुक है
इसमें डिप्लोमेटिक साइड पे तो लाजमी बात है कि कमी है। जैसे हमारे वजीर आजम कश्मीर के बारे में तकरीर करके आए थे यूनाइटेड नेशन से, तो उसके बाद ये मुनासिब नहीं था कि हमारे मुल्क में धरने शुरू हो जाते और इस तरह की चीजें। जब वो यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट कर रहे थे कश्मीर को, तो यहाँ मौलाना ने लाके धरना दे दिया। यहाँ हमारे अंदरूनी तौर पे एक सियासी तलातम रहता है, वो अपने वादात हैं या हमारे अपने मुल्क के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनसे बिल्कुल लाताल्लुकी से है वो। यानी इधर तवज्जो नहीं है कि इस पे तवज्जो देनी चाहिए। वो हुकूमत को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, हुकूमत और ही चक्रों में फंसी रहती है यहाँ पे सियासी मामलात में, तो उसकी वजह से वो बात उसमें तो नहीं है। लेकिन भारसूरत अफवाज पाकिस्तान ने चूंकि अपने सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो वो तो मौजूद है वहाँ पे। अब इसमें जो मोदी की साइड पे किस्सा है, वो तो इनिशियली तो यही है कि वो अपने तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है, अपने अवाम के अंदर एक वही फिर वो पत्ता खेल रहा है जो पुलवामा और उसके बाद बालाकोट का ड्रामा किया, वो वही करना चाहता है ताकि उससे एक फिर वो पैट्रियोटिज्म की एक लहर सी बन जाए जिससे वो इस चीज को कंट्रोल कर ले। दूसरी तरफ ये है कि इसी में वो ये देखेगा कि अगर उसको तो वो फिर आके आज़ाद कश्मीर की तरफ रजू करे, क्योंकि ये उनकी बड़ी कोशिश है कि किसी तरह आज़ाद कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो कैप्चर करने के लिए उनको कोई रास्ता मिल जाए। तो वो उनको अभी तक चूंकि ये सूरत हाल ऐसी पैदा नहीं हुई और दिमाग आपका बड़ा मजबूत है, तो आप ये कह लीजिए कि खतरा इस चीज का मौजूद, और मोदी जो है उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। एक शैतानियत का सेन है, तो उससे आप कुछ भी दहशतगर्द आदमी है। अब जैसे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो डॉक्टर जुनैद आपको भी सुनाना चाहता हूँ, जो एक वजीर, डॉक्टर साहब मैं बताना चाहता हूँ, एक वजीर है, हुकूमत है, बीजेपी का वजीर है, कर्नाटका का वजीर है सीटी रवि, वो कहता है मैं कत्लेआम करूंगा मुसलमानों का। जरा सुनिए, उसके बाद मैं आपका तर्जुमा लेता हूँ। डॉक्टर साहब सुने। डॉक्टर जुनैद, आप देख रहे हैं कि एक तरफ सिनेरियो ये है कि वज़रा जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं कत्लेआम की, और कोई कोर्ट, कोई इदारा, कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नोटिस नहीं ले रही। वहाँ पे जो मुजाहरे हो रहे हैं, मुजाहरों के अंदर अब फनकार भी आ गए हैं। खैर, मैं जो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो कत्लेआम वाला मामला है, ये धमकियों वाला मामला है, किस फोरम पर पाकिस्तान लेकर जाए? मैं फैसल आपकी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें होंगी। ये बात हमने मेरी अर्ज़ सुने कि गुजरात के कारनेज से पहले मोदी ने गुजरात में हर चीज़ को काबू किया था। उसने पुलिस को भी काबू किया था, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी काबू किया था, कोर्ट्स को भी काबू किया था, और उसके बाद आरएसएस और बीजेपी के गुंडों को मुसलमानों पे छोड़ा था, और जिससे वो हज़ारों लोगों का कत्लेआम हुआ था और बेइंतहा नुकसान मुसलमानों को पहुंचा था। इसी तरह से अब मोदी ने उनकी ब्यूरोक्रेसी पे भी कंट्रोल कर लिया है, उनकी पुलिस पे भी कर लिया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो पे भी कर लिया है, और सबसे बड़ी बात है बांग्लादेश के इस वक्त बीजेपी का पूरा कंट्रोल इंडियन सुप्रीम कोर्ट पर भी है, और जिसकी वजह से उन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला वो दिया जो दिया, और उन्होंने जो कश्मीर के 370 और 35A के ऊपर जो फैसला दिया वो दिया, और ये सिटीजन एक्शन बिल के ऊपर उन्होंने एक्शन लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, मैं वापस आता हूँ। मैं जनरल साहब की खिदमत में भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, और आपके तवस्सुत से मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के भी और पाकिस्तान फ़ौज की भी खिदमत में एक बात पेश करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को अगर आपने बैकफुट पे लाना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीक़ा है, और वो तरीक़ा ये है कि जिस तरह से उन्होंने हमारे लश्कर तैयबा को और जिस तरह से जमीयत दावा को उन्होंने एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, और उनके पास कोई इस बात का कोई कतअन सबूत नहीं था, और जो उन्होंने गंगा से लामा तक जो 8 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए, उसमें इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमें ये चाहिए कि हम आरएसएस को, बजरंग दल को, संघ परिवार को और बीजेपी को एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर करें। हमें कुलभूषण यादव ये सब कुछ बता चुका है कि उसने यहाँ इन पार्टीज़ के थ्रू क्या क्या हरकतें की हैं, और हमने अभी तो तैयब उर्दुगान साहब को शायद कुछ नाराज़ भी किया है, और डॉक्टर महातिर मोहम्मद को भी, मगर मैं समझता ये हूँ कि हम इस प्रोसेस को शुरू करें और इसको दुनिया में बात को फैलाएं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये हिंदुस्तान को रूल कर रही हैं।
इन दोनों चीज़ों से, इस चीज़ से बढ़कर अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि मोदी साहब के बारे में केस तैयार करके अगले चंद हफ्तों में वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाए टू गेट मोदी डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी आपने बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है कि पाकिस्तान को स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, मोदी के खिलाफ दहशतगर्दी का एक केस बनाए और आलमी अदालत इंसाफ के अंदर पाकिस्तान ले जाए। अमजद शुएब साहब, आप क्या देखते हैं? डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी मजबूत तजवीज़ दी है और ऐसी तजवीज़ है जिसके ऊपर इंडिया बैकफुट पे आ सकता है। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को ये करना चाहिए? जी डॉक्टर जी मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी बात को जरा खत्म होने दीजिए, मेरी फैसले की बात खत्म होने दीजिए कि लेकिन हम तो जब तक कि आप उनको जाके मना नहीं करें। जी डॉक्टर साहब अपनी बात मुकम्मल करिए। अमजद शुएब साहब, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बात मुकम्मल कर ले तो फिर हम आपकी तरफ जी जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, मैंने अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। देखिए, उन्होंने उमर अल बशीर को दहशतगर्द डिक्लेयर किया था, द प्रेसिडेंट सुल्तान को, व्हेल ही वाज इन पावर, और उसके बाद उमर अल बशीर कुछ नहीं कर सका। अच्छा, मोदी को वो शायद डिक्लेयर नहीं करेंगे, मगर एक दुनिया का बयानिया बदल जाएगा कि इसको अमेरिका ने इतने साल वीज़ा नहीं दिया, बरतानिया ने नहीं दिया, यूरोप ने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, और ये 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनकर इसके सारे गुनाह कैसे पवित्र हो गए, ये गुनाह कैसे धुल गए। यू नीड टू वेरी स्ट्रांगली प्रेजेंट। और मैं आपसे एक और बात कह दूं, अगर DG ISPR ये बात कह दें तो दुनिया में इसकी सारी डिस्कशन बदल जाएगी। पाकिस्तान विल हैव टू गो ऑन टू अ फ्रंट फुट एंड प्ले दिस गेम। हमने ये बैक फुट पे रहकर ये ऊट पटांग किस्म की बकवास बातें बहुत हो गई। वी नीड टू नाउ गो ऑन टू द फ्रंट फुट एंड विन इट। दिस इज व्हाट आई वाज अटेम्प्टिंग टू से। DG ISPR अगर ये बात कह दें तो सारी दुनिया इसको बहुत गौर से सुनेगी और डॉक्टर जुनैद ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पेशकश कर दी है। अमजद शुएब साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले पे? आलमी अदालत इंसाफ के अंदर पाकिस्तान मोदी के खिलाफ केस लेकर जाए। जी प्लीज। कि यहाँ पे हमारे यहाँ डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि जनाब लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद का कोई सबूत किसी ने नहीं दिया, लेकिन दहशतगर्द डिक्लेयर करवाया। उसकी वजह बुनियादी थी कि हमारे अपने लीडर ये कहते थे। हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हमारी अपनी सफों में छुपे ऐसे लोग हैं जो कि आपको अंदर से काट रहे हैं। आपके यहाँ पे एक हुद भाई साहब हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जनाब पाकिस्तान की तरक्की में जो चीज हायल है और हॉल तालियां बजा रहा था। आप इससे अंदाजा करें कि अगर आपके अपनी ही सफों में आपकी अपनी आस्तीनों में सांप मौजूद हो तो आप क्या करेंगे? क्या उनका ये दुख है। इंसान बाहर के दुश्मन को पहचानता है, लेकिन आपके लीडर, आपके अपने अभी कश्मीर के मामले में जो मौलाना फजलुर रहमान ने आपके साथ किया है, कोई उसका मदावा है या कोई कह सकता है कि जनाब ये इस तरह नहीं करना चाहिए था किसी का कोई? बिल्कुल अमीर साहब, एक और चीज जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया, मैं चाहूंगा उस पर भी आप थोड़ा सा कमेंट करें। पाकिस्तान ने क्या किया? ये पाकिस्तान, इमरान खान साहब ने कमिट किया, तशरीफ ले जाएंगे, कोलालमपुर के अंदर समिट होगी। पाकिस्तान ने, कोई कुछ कह रहा है सऊदी अरब के दबाव में आ गए, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान ने सही स्टेप लिया, पाकिस्तान ने अपने मफाद के अंदर फैसला किया, मुस्लिम उम्मा को जोड़ने की बात की। आप क्या कहते हैं अमजद शुएब साहब? मजबूरी, आपकी मजबूरियां, क्योंकि आपने वहां पे तकरीबन 16 लाख के करीब पाकिस्तानी काम करते हैं सऊदी अरेबिया में, और बेरोजगार अगर हो गए तो आप क्या करेंगे? और कर्ज भी आप देते हैं, उसके बगैर चारा नहीं। तो इन हालात में मजबूरी ज्यादा बड़ी है। दूसरे आपको दबाव डालें, अगर इशारा भी इस तरह का मिल जाए तो फिर आप क्या करेंगे? आपको पाकिस्तान ने अपने मफाद के अंदर डिप्लोमेसी की, अपने मफाद के अंदर फैसला किया। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? फौरी तौर पे जी, मैं डॉक्टर साहब से भी उनका पॉइंट लूं। डॉक्टर साहब, चीज लाजमन एक्सप्लेन भी की होगी। इमरान साहब ने ये कहा है, जी हाँ, वो उन्होंने ऐसे नहीं कहा, वो लाजमन हमारी हुकूमत ने उनको वजाहत दी होगी कि ये मुश्किलात आ रही हैं, ये मुश्किलात आ रही हैं, और तभी उन्होंने। ये तो फैक्ट्स वाली बात हो गई। मैं तज्जिया लेता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर जुनैद, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान अब अपने मफाद में डिप्लोमेसी कर रहा है, पाकिस्तान को जो बेहतर नजर आता है अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो फैसले कर रहा है। इसको इस एंगल से भी तो लिया जा सकता है कि पाकिस्तान ने बेहतर फैसला किया। डॉक्टर जुनैद,
सर मैं समझता ये हूँ कि ये जो उनकी धमकी थी और ये सऊदियों ने दी है कि हम आपके 40 लाख लोगों को निकाल देंगे और उनको बंगालियों से रिप्लेस कर लेंगे वगैरह वगैरह, ज़रूर कहीं होंगी, क्योंकि यही बातें प्राइम मिनिस्टर साहब ने तैयब उर्दगान साहब से जब माफ़ी मांगी होगी कि मैं क्यों नहीं आ रहा, और जब उन्होंने डॉक्टर महातिर मोहम्मद से भी माफ़ी मांगी होगी तो बताया तो होगा कि क्या बात हुई। मैं ये समझता हूँ कि ये एक किरदार की बात होती है कि आपने उस वक़्त उनसे कहा होता कि ये भी कहा जा सकता है कि हमने आपकी भी बहुत कुछ किया है, हमने आपको बहुत सपोर्ट किया है, पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब को बहुत सपोर्ट किया है, और ये फैक्ट भी है कि उन्हीं की वजह से OIC कोई एक्शन नहीं लेती और कुछ नहीं करती, क्योंकि सऊदी अरब तो अमेरिका का हमेशा से पिट्ठू है और सऊदियों ने बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब। बहुत अहम मौजू है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने मफाद के अंदर ये फैसले किए हैं, डिप्लोमेसी पाकिस्तान अपने मफाद के अंदर कर रहा है। अगर किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात इस नहज पर हों और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता हो, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब पाकिस्तान में कर रहा है, हज़ारों की तादाद के अंदर पाकिस्तानी वहाँ काम करते हैं। और एक और चीज़, मुस्लिम उम्मा डिवाइड हो सकती थी अगर पाकिस्तान वहाँ जाता। बहुत सारे नुक्ता नज़र हैं सारे मामले पर जिस पर बहस हो रही है, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट मैच चल रहा है, पाकिस्तान जीत के बहुत करीब है, वहाँ के सूरत हाल है। और दूसरा, यूके बदल रहा है, ब्रेक्जिट किस साइड पर जाएगा, हम वहां से भी एक सीनियर सहाफ़ी को लाइन पर लेंगे और पूछेंगे कि यूके किस तरह बदलेगा इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। बरतानिया बदल रहा है, यूनाइटेड किंगडम बदल रहा है। चंद हफ्तों पहले इंतखाबात हुए, 5 साल में तीसरी बार ये इंतखाबात हुए, और इंतखाबात के बाद सूरत हाल ये हुई है, जो ब्रेक्जिट के ऊपर एक डेडलॉक था वो ख़त्म हो गया है। चंद रोज़ पहले ब्रेक्जिट बिल मंजूर किया गया जिसके हक़ के अंदर 358 वोट आए और मुखालफत में 234। और अब ये कहा जा रहा है इस बिल की मंजूरी के बाद 31 जनवरी को, यानी कि जो अगला साल 1 महीने के बाद 31 जनवरी 2002 को यूरोपीय यूनियन से बरतानिया अलग हो जाएगा। अब होगा क्या, यूके किस सिमत जाएगा, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, जो बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी उनकी ज़िंदगियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कारोबार के हवाले से क्या फ़र्क पड़ेगा, यूरोपीय यूनियन की जो कंट्रीज़ है उनका रिलेशनशिप बरतानिया के साथ कैसे होगा, इन तमाम सवालात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, कई सालों से बरतानिया के अंदर मुकीम हैं, ताहिर चौधरी साहब। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया फैसल, शुक्रिया। अब क्या होने जा रहा है, क्या होगा, क्या ये इनखला हो जाएगा, ब्रेक्जिट, यूके अलग हो जाएगा, बरतानिया का किस तरह से ताल्लुक रहेगा यूरोपीय यूनियन के साथ? पहले तो मैं इस बिल के हवाले से जो अभी जिसका आपने तज़किरा किया कि जी, बड़ी अक्सरियत के साथ ये बिल जो है ना पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है, लेकिन ये बिल 31 जनवरी तक जो है इसको कह सकते हैं हम कि पार्लियामेंट ने सिंबॉलिक है ये कि 31 को हम निकल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली बरतानिया यूरोप से निकलेगा जाके 31 दिसंबर 2020 को शुरू हो जाएगा, यानी कि सिलसिला इसके बाद ये होगा कि एक नेगोशिएशन शुरू होगी, लंबी नेगोशिएशन शुरू होगी EU के साथ, जिसको हम 31 जनवरी से एक ट्रांजिशन पीरियड शुरू होगा। ठीक है। ये 11 माह के ट्रांजिशन पीरियड के दौरान हमने हर चीज के जो है अपने लेजिस्लेशन करनी है, रूल्स बनाने हैं कि जो गुड्स वहां से आनी है वो उनका टैरिफ क्या होगा, जो वहां से सर्विसेज जो वहां से आनी है वो हमें कैसे मिलनी है, जो वहां से फ्रेश फूड आती है उस पर टैरिफ क्या होगा। ये 11 माह जो है ट्रांजिशन पीरियड के, इसके दौरान हमने हर चीज अपनी कंप्लीट करनी है, जिसमें ट्रेड डील भी कंप्लीट करनी है। और ये इंतहाई मुश्किल काम है। अगर ये हम काम 31 जनवरी तक कंप्लीट ना कर सके तो बरतानिया को नो डील के तहत जो है EU छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, जो कि बहुत ही खतरनाक मुश्किल फैसला होगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जो ताल्लुकात होंगे आफ्टर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो बरतानिया का यूरोपीय यूनियन के साथ क्या रिलेशनशिप होगा? ये जो 11 माह है जी, 11 माह में यही चीजें तय होनी है कि हमारी जो है हमारा जो ट्रैवलिंग होगी वीजा फ्री होगी,
वो जस्ट एक जो है एक क्या एग्रीमेंट होता है उसमें हमने क्या, जो यूरोप से लोग आते हैं ये म्यूचुअल होगा कि जाहिर है अगर हम यूरोपीय यूनियन में ट्रेवल करते हैं तो यूरोपीय यूनियन हमारे लिए क्या रूल्स रखती है, और यूरोपीय यूनियन वाले अगर यूके में आते हैं तो हम उनके लिए क्या रूल्स रखते हैं। अच्छा तारिक जोहरी साहब, एक चीज बताइए, ऐसे जरूरत क्यों पेश आई? आप पहले बरतानिया चला गया यूरोपीय यूनियन के अंदर, अब बाहर निकलना क्यों? ऐसी कौन सी चीजें थी, कौन से मसले थे जिसके ऊपर इतनी बेचैनी थी और बार बार बिल आ रहा है, फेल हो रहा है, इलेक्शन पर इलेक्शन करवाए गए और अब जाके ये फैसला हुआ, लेकिन वजह क्या थी, क्यों ब्रेग्जिट की जरूरत है बरतानियों को? ये असल में जो है इसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि टोरी पार्टी की तरफ से, टोरी पार्टी के कुछ जो हार्ड लाइनर हैं उनकी तरफ से ये एक था कि जो यूरोपीय यूनियन के अंदर हम हर कुछ 350 मिलियन जो है ना पाउंड हम हर जो उनको जो कंट्रीब्यूशन है हमारी वो हम दे रहे थे यूरोपीय यूनियन के अंदर रहने की। ठीक है। और उनका ये ख्याल था कि हमें जो है हम यूरोपीय यूनियन को हम यूरोपीय यूनियन के अंदर रहने के पैसे हम ज्यादा दे रहे हैं, जबकि हमें जो यूरोपीय यूनियन के अंदर रहने के बेनिफिट हैं वो कम मिल रहे हैं। तो ये पैसा हम जो है अपनी NHS पे लगा सकते हैं। ये एक बड़ी डिबेट थी कि हमें उनसे मिल क्या रहा है और हम उनको दे क्या रहे हैं, ये बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट थी। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो वहां पे इतने सारे पाकिस्तानी निजात बरतानवी हैं, बड़ी तादाद के अंदर है, मैनचेस्टर में जहां आप रहते हैं वहां है, नॉटिंगम पे हैं, बर्मिंघम में है, लंदन में है, एल्फ्रेड में है, बहुत सारे इलाकों के अंदर है, उनकी जिंदगियों पे क्या असर पड़ेगा इससे? देखें, जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर जो रह रहे हैं वो डायरेक्ट कोई उसमें इफेक्ट नहीं हो रहे। अच्छा, जो चीज हमें इफेक्ट करेगी वो ये है कि हमने अगर यूरोप में जाना है तो पहले हमने अपना पासपोर्ट उठाया और हम जो है वो फेरी में बैठे, जहाज में बैठे, ट्रेन में बैठे और हम अब हो सकता है कि वीजा लेना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक जोहरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की सबसे बड़ी पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आ गई, कराची के अंदर शानदार टेस्ट चल रहा है, 10 साल के बाद ये टेस्ट हो रहा है और कमाल की बात यह है कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो स्कोर भी कर रहे हैं। 4 मेन बैट्समैन जो टॉप बैट्समैन हैं उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी है। पिंडी के अंदर जो टेस्ट हुआ बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका, यहाँ पहली इनिंग के अंदर पाकिस्तान ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कमाल कर दिया है। एक आबिद अली साहब है, उन्होंने सेंचुरी पे सेंचुरी मारी है। मैच की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, नादरा मुश्ताक साहिबा हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नादरा, पाकिस्तान को जीतने में अब कितनी देर बाकी है? देखिए, ये फैसल साहब के अभी 1 घंटे का खेल और बाकी है, लेकिन अभी जिस तरह से सिचुएशन है वो ये कि श्रीलंका की टीम काफी दबाव के शिकार है। 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं, 168 रन बना चुके हैं और रन मजीद बनाने हैं ताकि वो इस मार्के को सरंजाम दे सके। लेकिन लगता कुछ ऐसा है कि जिस तरह के पाकिस्तान ने डिक्लेयर की इनिंग अपनी 555 पर 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर, तो काफी पाकिस्तान जो है वो मजबूत पोजीशन के अंदर है, बल्कि जीतने की पोजीशन में 2 से 3 विकेट गिर जाती है, मजीद 2 विकेट भी गिरती हैं। तो कल मॉर्निंग में फर्स्ट सेशन में ही ये खेल तकरीबन खत्म हो सकता है। अच्छा नादरा, ये बताएंगे 5 दिन कंप्लीट कर लिए। एक मिनट 169 पर 5 श्रीलंकन बैट्समैन आउट हैं इस वक्त की सूरत हाल। कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जो रुकावट बन सकते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने? अभी जो डिकवेला है वो और फर्नांडो, उनका कैच जो है मिस हुआ है और आपको मालूम है जब कैच मिस हो जाए तो उसके बाद जो बैट्समैन की पोजीशन है वो उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। लाइक अजहर अली की, जिस तरह से अजहर अली का कैच ड्रॉप हुआ था तो अजहर अली ने बहुत लंबी इनिंग खेली और सेंचुरी जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, अजहर अली ने सेंचुरी स्कोर कर दी। शुरू में बड़े डिफेंसिव खेले अजहर अली, लेकिन फिर लेटर ऑन उन्होंने अपनी सेंचुरी स्कोर कर दी और पाकिस्तान के कप्तान रहेंगे और 16वीं सेंचुरी श्रीलंका। अब वो उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी है, लंबे टाइम के बाद एक सेंचुरी स्कोर कर दी, टीम से बाहर जाते जाते आखिरी वक्त में उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी है। अच्छा ये बताइए, आबिद अली जिनका बहुत नाम लिया जा रहा है, ये कहां से ताल्लुक रखते हैं? पहले उन्होंने क्रिकेट कहां खेली, ये अचानक से टीम में आए और बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है? ये आबिद अली जो है इनकी 2री सेंचुरी है, डोमेस्टिक में काफी अच्छा खेलते रहे हैं, सियालकोट स्टेडियम से भी रहे हैं, पहले ये खेलते रहे और उसके अलावा जो है इनके जो डोमेस्टिक का जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसको नजरअंदाज मुसलसल किया जाता रहा। यहाँ तक कि इनकी एज जो है वो काफी आगे निकल आई, काफी आगे बढ़ चुकी है। 31 कितनी एज हो गई? उसके बाद ख्याल इनकी तकरीबन 33 एज है इस वक्त।
और आबिद अली जो हैं, अब उन्होंने जब दूसरी सेंचुरी स्कोर की है, डेब्यू करने वाले इन्होंने किया कि डेब्यू करने के बाद ये पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने डेब्यू करते हुए 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं। और आपको ये बताएं, शान मसूद की भी सेंचुरी, जिसमें आपने बताया कि शान मसूद है, बाबर आजम है, अजहर अली है। अजहर अली की श्रीलंका के खिलाफ बड़ी शानदार इनिंग्स थी जो उन्होंने खेली। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे एक और, पाकिस्तानी बॉलर्स, शाहीन आफरीदी बेहतरीन बॉलिंग की, आप किस रैंक पर शाहीन आफरीदी को देख रही हैं अगले चंद सालों में? बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए, अगले चंद सालों में तो अभी शाहीन आफरीदी को थोड़ा सा और तसलसल बरकरार रखना होगा। तो शाहीन आफरीदी जो हैं आईसीसी रैंकिंग में होता, आपको भी मालूम है कि होता ये है कि जब भी आपका कोई टेस्ट या ओडीआई में आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होती है तो आप थोड़ा सा वेरी करते हैं आपकी जो रैंकिंग है। तो शाहीन आफरीदी अगले चंद सालों में यकीनी तौर पर टॉप 10 में ही होंगे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन नसीम शाह को आप फरामोश नहीं कर सकते, बहुत यंग टैलेंट है और जिस तरह से आज उसने 2 विकेट्स भी ली हैं तो उनको एनकरेज भी करना है। नसीम शाह के साथ काफी ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा ये होता है उनको। नादरा, एक मिनट, आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर ही रहिएगा। नादरा मेरे साथ रहिएगा। लंदन से हमारे साथ सरफराज नवाज, पाकिस्तान बॉलर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज नवाज साहब, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आ गई, कराची में टेस्ट हो रहा है, पाकिस्तानी बैट्समैन सेंचुरीज कर रहे हैं, बॉलर्स विकेटें ले रहे हैं, फील्डर कैच छोड़ रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे इस सारे सिनेरियो के ऊपर? कैसा लग रहा है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का? सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेट आई है और उसके बाद फिर पाकिस्तान के बैट्समैनों की जितनी तारीफ की जाए, जो पहले 4 बैट्समैनों ने 4 सेंचुरियां बनाई हैं और एक किस्म का पाकिस्तान का ये दूसरा रिकॉर्ड है। और उसके बाद जो आपने कहा है कि फील्डर कैच छोड़ रहे हैं, फील्डिंग तो हमारी शुरू से पुअर रही है, तो इसके ऊपर तो बड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। बहरहाल पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और पाकिस्तान में मैच की जीत बड़ी खुशी की बात है। और जो श्रीलंका की टीम आई है, हमें इनका भी शुक्रगुजार होना चाहिए जी। और उसके बाद ये देखने में आ रहा है कि और टीमें भी पाकिस्तान आ रही हैं, तो ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तरफ एक बड़ी जबरदस्त इकदाम है जी। अच्छा ये बताएं सरफराज नवाज साहब, पाकिस्तानी बॉलिंग साइड जो पेसर हैं पाकिस्तान के, हमारे टॉप 2 बॉलर्स ने कहा हम टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा लगता था पाकिस्तान आउट ही नहीं कर पाएगा। आमिर ने कहा मैं नहीं खेलूंगा, वहाब ने कहा मैं नहीं खेलूंगा। ये 2 जो बॉलर्स हैं जिनका जिक्र अभी नादरा भी कर रही थी, आप इनको किस तरह देख रहे हैं? शाहीन आफरीदी को क्या रैंक करेंगे, कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं? देखें, अफरीदी अभी नया बॉलर है और उसके साथ सीनियर पार्टनर की हमेशा जरूरत होती है, लेकिन वो समझ रहा है इसको। मैंने जो बॉलर्स को देखा है, अफरीदी हो या उसके साथ नसीम, इन दोनों को अभी मैंने देखा कि ये जो विकेट के ऊपर क्रीज का इस्तेमाल नहीं करते, ये एक ही जगह से बॉलिंग करते हैं। हालांकि वकार यूनुस मौजूद है, उसको चाहिए था कि इनको बताते कि जी आपको बताया। वकार यूनुस साहब टीम में मौजूद हैं, मैनेजर की कैपेसिटी में। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नादरा आपका। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी बड़ी खबर, मेरा ख्याल है कि आज नहीं तो कल इंशाल्लाह पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट जीत जाएगा। और बड़ी बात यह है कि बैट्समैन रन्स बना रहे हैं। इंशाल्लाह इस खुशी के साथ कि कल पाकिस्तान मैच जीतेगा, इंशाल्लाह प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।